Hello student, welcome you all the new session 2021 and I am your SST teacher. Here I am going to start a new chapter in history, nationalism in India. स्टूडेंट ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि इससे हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसी लेसन से आते हैं और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। वजह है कि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है कि नेशनलिज्म इन इंडिया भारत में आया कैसे। जो टॉपिक कवर करेंगे हम इस लेसन में वो टोटल मतलब ये लेसन थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको एक सप्ताह के अंदर कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे हम कि एक सप्ताह में ख़त्म हो जाए। इसमें टोटल 20 टॉपिक है, पढ़ने के लिए टोटल 20 टॉपिक है। ये चैप्टर लंबा इसलिए भी है और मैंने जानबूझ के भी इसको थोड़ा सा एलिबरेट किया है ताकि हर एक पॉइंट को अच्छे से डील किया जा सके, हर एक पॉइंट को अच्छे से इम्पोर्टेंस को देखते हुए, ताकि ये चैप्टर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है वो ना बचे। तो पहले आता है नेशनलिज्म इन इंडिया, फिर आएगा इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर आएगा आइडिया ऑफ सत्याग्रह रॉलेट एक्ट, उसके बाद जालियांवाला बाग ट्रेजिडी आएगा, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आएगा, स्टेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। स्टेजेस कितने स्टेजेस में हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो डिफरेंट विद इन कांग्रेस के अंदर ही जब मूवमेंट स्टार्ट हुए थे तो उसको लेके काफ़ी क्लैशेस थे इनके बीच में। जो दो दल था जो आपस के मैटर को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कांग्रेस के लेके। उसके बाद आएगा डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट के अलग अलग चरण में अलग अलग तरह की दिक्कतें हुई, वो क्या क्या हुई उसको हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका मूवमेंट का जो असर था वो गांव में कैसा था, शहर में कैसा था, स्वराज का जो मीनिंग था वो स्वराज का मीनिंग जो है, जैसे स्वराज मीन्स होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब क्या था, ठीक है। अब स्वराज का मतलब जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था, डिफरेंट ग्रुप्स के लिए स्वराज का मतलब भी डिफरेंस था, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर आएगा टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ कैसे पहुंच गया मूवमेंट। उसके बाद फैक्टर शेपिंग इंडियन पॉलिटिक्स, कौन कौन सी चीज़ें थी जो इंडियन पॉलिटिक्स को उस समय फैक्टर कर रही थी, वो पढ़ना है। नेक्स्ट है लाहौर सेशन कांग्रेस 1929, वो पढ़ेंगे। सॉल्ट मार्च 1930, साल्ट मार्च, कॉलिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ, तो उसके लिए कब हुआ, रीलॉन्च, दोबारा से एक बार स्थगित किया गया फिर दोबारा से स्टार्ट किया गया, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर आएगा हाउ पार्टिसिपेंट्स हाउ द मूवमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके लिए मूवमेंट का क्या मतलब था, उनके लिए नेशनलिज्म का क्या मतलब था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म का ये मतलब नहीं होता है कि झंडा ले लिए रोड पे चल दिए, जो आजकल जो हम लोग देखते हैं उनका कोई मोटिव ही नहीं है, वो नेशनलिज्म का मतलब समझते ही नहीं है या फिर वो जानते ही नहीं है। तो नेशनलिज्म जो है भारत में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के चलते आया, क्योंकि भारत एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, जातीय लोग रहते हैं, विभिन्न कास्ट के, ग्रुप्स के, एथनिक डाइवर्सिटी यहाँ ज़्यादा होने के चलते अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। अब यहाँ जो नेशनलिज्म था, नेशनलिज्म आता है किसी एक पार्टिकुलर थिंग से। स्कूल खुलेंगे जब भी, तब इसको दोबारा से एक बार हम और रिकैप करेंगे, ठीक है, कि नेशनलिज्म का मतलब कैसे समझे, वो तो बोर्ड पे समझाया जा सकता है। तो ऐसे हम समझाने की कोशिश करते हैं पूरी अपनी, कि नेशनलिज्म जो है, राष्ट्रवाद जो है, वो किसी एक खास आइडेंटिटी से आ सकता है, जैसे वो रिलीजियन से हो सकता है, लैंग्वेज से हो सकता है, उसके ग्रुप से हो सकता है, वहाँ का कल्चर से हो सकता है, लैंड से हो सकता है, ये रिलेटेड होता है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड नेशनलिज्म होता है। तो नेशनलिज्म जो है भारत में इन सब चीज़ों से नहीं आया, भारत में नेशनलिज्म आया एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के चलते। भारत में जब ब्रिटिश यहाँ हमारे यहाँ रूल ओवर कर रहे थे, तो जो अलग अलग ग्रुप्स थे उन्होंने क्या देखा, सपोज कीजिए कि मतलब हम, मुझे समझ लीजिए आप एज ए ब्रिटिशर, और 4 स्टूडेंट को मान लीजिए, कोई भी एक 4 स्टूडेंट क्लास का ले लीजिए, वो 1 2 3 4 हो जाए, वो 1 2 3 4 जो है अलग अलग कम्युनिटी बना दीजिए उसको। तो मैं क्या करता था, एज ए सिंपल, मैं एज ए अपने आप को अंग्रेज मानता हूँ, या अंग्रेज, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ अपने आप को, तो मैंने क्या किया कि सभी एक को बारी बारी से सप्रेस किया, दबाया,
उनका शोषण किया, एक्सप्लॉइटेशन किया। तो जो लोग थे वो क्या ऑब्जर्व किए कि ये जो आदमी है अंग्रेज, वो बाहर से आया है, भले ही हम अलग ग्रुप्स के हैं, अलग इथनिक डाइवर्सिटी है, अलग हम जातीय विभाजन में बटे हुए हैं, लेकिन हमारा देश एक है और ये बाहर से आके हमें क्या कर रहा है, सता रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, हमारे ऊपर ह्यूमिलिएशन या तरह तरह की जो है दिक्कतें दे रहा है। तो जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जब ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, तो उसके चलते हमारे यहाँ नेशनलिज्म जो है इमर्ज कर गया। भारत में नेशनलिज्म जो है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के चलते आया था। तो वही हम बता रहे थे कि आपका जो आइडेंटिटी है नेशनलिज्म का, वो आता है बेसिकली किसी भी चीज़ से आ सकता है। वैसे आइडेंटिटी जो है वो हम जैसे जनरल तौर पे हम किसी की अपना मतलब सिंबल दिखाते हैं ना, जनरल नेशनलिज्म के लिए जैसे राष्ट्रवाद हम दिखाने के लिए झंडा जरूर लेते हैं, तो सिंबल होते हैं, आइकन्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। ये जो होता है नेशनलिज्म को एक आइडेंटिटी देता है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो भारत, ये इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है कि भारत में नेशनलिज्म जो है वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के चलते स्टार्ट हुआ और वो मूवमेंट ही आगे चल के बहुत बड़ा बना, जिसमें गांधी जी का इमर्जेंस होता है। फिर कई सारे मूवमेंट एक से एक के बाद एक स्टार्ट किए गए, ठीक है, ब्रिटिशों के खिलाफ, और लास्ट में ब्रिटिश को यहाँ से जाना पड़ा। तो भारत में नेशनलिज्म आया एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के चलते, ठीक है। कांग्रेस के अंदर ही महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि इस जो गुस्सा था लोगों का ब्रिटिशों के खिलाफ, उन्होंने किसी भी तरीके से इस गुस्से को एक तरफ मोड़ा, फोर्स किया ताकि ये मूवमेंट का रूप ले सके। और उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने एफर्ट लगाया था कि किसी भी तरीके से ये ग्रुप जो है मजबूत हो। नेशनलिज्म जो मूवमेंट चलाया जा रहा था या चल रहा था, उस समय चाह रहे थे वो कि किसी भी तरीके से ये जो आइडिया है नेशनलिज्म का, वो गीतों के माध्यम से, नोबेल के माध्यम से या फिर सॉन्ग्स के माध्यम से, बाद में आपने पहले लेसन में हमने जो पढ़ाया होगा तो एक टॉपिक उसमें हमने पढ़ाया था रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म में क्या होता है कि नेशनल फीलिंग को गीतों के माध्यम से, नोबेल के माध्यम से, हिस्टोरिकल एथिक्स के माध्यम से, या फिर आपका जो एपिक होता है हिस्टोरिकल, उसके माध्यम से हम जो है अपने नेशनलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब भारत पे उसका क्या प्रभाव पड़ा। 1914 में बेसिकली हमारे यहाँ से जो मूवमेंट स्टार्ट हुए वो 1919 के बाद, 1914 में तो 1915 में तो गांधी जी का इमरजेंस होता है। तो भारत में नेशनलिज्म आया कैसे, हम अभी बता दिए कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के चलते। तो इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या रोल रहा कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद हमारे यहाँ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब हो गए। ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर को, जो जब भी कोई देश जंग में लड़ता है तो उसका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ह्यूज एक्सपेंडिचर जो है खर्चा ज़्यादा हो रहा था, तो उसका जो भरपाया है वो हम कर रहे थे। यानी जो ब्रिटिश हमारे यहाँ थे रूल ओवर, वो कर रहे थे, जितनी उनकी क्षति वहाँ होती थी उससे चौगुना वो हमसे वसूल करते थे, ठीक है। वॉर लोन को पूरा करने के लिए हम पे ज़्यादा टैक्सेशन बढ़ाया गया, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज़ और इनकम ड्यूटीज़ को भी क्या किया गया, इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। जो प्राइसेस थे, बेसिकली जो बेसिक नीड्स जो होती हैं, चाहे वो आपका चावल हो, मतलब घरेलू जो ग्रोसरी आइटम होती हैं, उनके प्राइस को डबल कर दिया गया, ठीक है। अब विलेजों में जो सिचुएशन था, ये 5-6 पॉइंट अभी मैं दोबारा से इलैबोरेट करूँगा और समझाऊंगा कि क्या मतलब है, इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या प्रभाव पड़ा और हम पे उससे नेशनलिज्म का क्या कनेक्शन है। तो कनेक्शन ऐसे है कि प्राइस डबल हुए, जो एक्सपेंडिचर हो रहा था जंग में, जो ब्रिटेन लड़ रहा था उसकी भरपाई वो हमसे कर रहा था, टैक्स उन्होंने बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज और इनकम टैक्स को डबल किया, जो ग्रॉसरी आइटम थे, जो बेसिक नीड जो होती हैं लोगों की, उनके प्राइस को डबल कर दिया। उसी साल 1915 उसी साल में जब जंग चल रहा था, तो उसी साल में क्या हुआ, क्रॉप्स फेल हो गए थे, ठीक है। क्रॉप्स फेल हो गए थे तो वो टैक्स नहीं दे पाएंगे, और ब्रिटिश को क्या चाहिए था, उनसे कोई मतलब नहीं था कि आपका क्रॉप्स फेल होता है, हार्वेस्टेड नहीं होता है, उसे कोई लेना देना नहीं था, उनको टैक्स किसी की भी कीमत पे चाहिए। इसके अलावा वो फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे, जो मतलब जंग में
सैनिकों की स्ट्रेंथनेस को दिखाने के लिए हमारे यहाँ से जो लोग भेजे जा रहे थे वो फोर्स रिक्रूटमेंट था आर्मी में, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो एपिडेमिक था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जो है एक तरह की वायरल बीमारी होती है ना, तो वो हमारे यहाँ फैले हुआ था, लोग त्राहीमाम थे। इस बीच में लगभग 12 to 13 मिलियन पीपल, ठीक है, पेरिस्ड ड्यू टू द फेमिन एंड एपिडेमिक। मतलब इस सिचुएशन में लगभग 1 करोड़ 20 लाख से 30 लाख की संख्या में लोग, 1 करोड़ 20 या 30 यानी 130 लाख या 120 लाख का है, यानी 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख लोग जो है मारे गए थे, ठीक है, इस फेमिन की वजह से। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग मारे गए, ठीक है, और जो सिचुएशन था देश का, इकोनॉमिक स्थिति ख़राब थी। अब लोग गुस्सा बहुत अंदर था, तो गुस्सा ने मोमेंट का रूप ले लिया। तो वही हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि भारत में जो नेशनलिज्म आया वो आया एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के चलते। तो पहला जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन हुआ, दूसरा जो टॉपिक था इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्प्लीकेशन क्या पड़ा हम पे, बहुत बुरा उसका प्रभाव पड़ा। हमारे यहाँ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब हो गए। ह्यूज जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था उसको भरपाई करने के लिए हम पे वो या वॉर लोन को कहें पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया, हम पे कस्टम ड्यूटीज और इनकम टैक्सेस को डबल कर दिया, ठीक है। जो प्राइसेस थे, ठीक है, उन्होंने डबल कर दिए सब सारी चीज़ों का, जिससे क्या हुआ, एक आम आदमी परेशान हो गया। जब परेशान होता है जब तो क्या करता है वो, क्रांति होती है, मूवमेंट होता है, वही हुआ, मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ों जब हो रही थी उसी समय गांधी जी का इमरजेंस होता है 1950 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको कब हुआ था, 1914 में। 1940 के बाद ये सारी सिचुएशन हमारे यहाँ पैदा हुई, हमारे यहाँ ये एप्लीकेशन हुआ, उसका इफेक्ट हमारे यहाँ ये हुआ। और 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी यहाँ पे रिटर्न होते हैं जनवरी 1915 में, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने एक सत्याग्रह लॉन्च किया था। वो क्या था, वर्कर्स फ्रॉम द न्यू कास्टल टू द ट्रांसवाल अगेंस्ट द रेसिस्ट लॉ। वहाँ पे उन्होंने जो सत्याग्रह जो स्टार्ट किया था वो किसके खिलाफ था, न्यू कास्टल में उन्होंने टू ट्रांसफर अगेंस्ट रेसिस्ट लॉ, जो जातीय रेस जो रेसिज्म होता है उस रेसिज्म के खिलाफ, वहाँ जो काले गोरे भेद था उसके खिलाफ गांधी जी ने बहुत बड़ी संख्या में यानी बहुत बड़े मास लेवल पे वहाँ पे एक सत्याग्रह किया था और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्याग्रह का मतलब ये होता है, गांधी जी ने और बुक में भी दिया हुआ है कि सत्याग्रह मतलब होता है पावर ऑफ ट्रूथ एंड सर्च फॉर ट्रूथ। पावर ऑफ ट्रूथ, गांधी जी ये मानते थे कि अगर आप सही हैं, सत्य हैं, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है सत्याग्रह का मीनिंग, पावर ऑफ ट्रूथ एंड द सर्च फॉर ट्रूथ, ठीक है। ये जो बेसिकली आइडिया था सत्याग्रह है, ये नॉन वायलेंस था, ठीक है, नॉन वायलेंस स्ट्रेटजी पे ये फिक्स होता है। इसमें आप हिंसा नहीं कर सकते हैं, अहिंसा के मार्ग पे चलना होगा आपको, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जब गांधी जी यहाँ आए तो वहाँ पहले भारत का पूरा भ्रमण करते हैं, वो पूरा घूम के पूरा भारत दर्शन करते हैं। भारत दर्शन करने के बाद वो देख पाते हैं कि भारत में सिचुएशन क्या है, लोगों की बहुत बुरी स्थिति थी, लोगों के पास खाने नहीं थे कहीं पे, और जो अभी बताया कि एक एपिडेमिक के चलते और बीमारियों की वजह से कई करोड़ों में लोग मारे गए थे। इसके अलावा जो वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था फर्स्ट, उसके चलते हमारे देश में जो ये क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी वो एक अलग थी, टैक्सेशन बढ़ा दिए गए थे, तो बहुत बुरा सिचुएशन था हमारे यहाँ। तो गांधी जी यहाँ आते हैं तो वो पूरा भारत दर्शन करते हैं। भारत दर्शन करने के बाद सबसे पहले वो अपना जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था वो लॉन्च करते हैं भारत में पहली बार। तो 1916 में आपके पास स्टूडेंट, अगर आपके पास नोट्स होगा, मैंने ऑलरेडी नोट्स सारा आपको पेरेंट्स अलार्म पे अपडेट है, वहाँ से जाके आप मेरा नोट्स ले सकते हैं, बाकायदा आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बनाया है, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को मैंने कवर किया है। जितने भी नोट्स होते हैं मैं सारे नोट्स को कवर करता हूँ। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो स्कूल से आप कांटेक्ट करें, वहाँ से आपको अगर दिक्कत होती है तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि हाँ क्या है नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे नोट्स अवेलेबल है, नोट्स लेके पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्लासेस चलती रहती तो बात अलग थी, लेकिन अभी क्लासेज है नहीं, तो नोट्स के माध्यम से पढ़ाना ज़्यादा सूटेबल और अच्छा है।
तो नोट्स जिनके पास होगा वो अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और नोट्स अगर सामने है उनके, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि 1916 में क्या हुआ कि चंपारण में जब वो आए, बिहार के चंपारण में, तो यहाँ सिचुएशन बहुत बदतर थी। तो सबसे पहले सत्याग्रह यहीं पे उन्होंने स्टार्ट किया। 1916 में उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह स्टार्ट किया। ये किसके खिलाफ था? अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन, जो यहाँ ज़बरदस्ती प्लांटेशन करवाया जा रहा था इंडिगो की। इंडिगो प्लांटेशन यहाँ पे होता था, नील की खेती होती थी और वो काफ़ी ऑपरेसिव था, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूशियल था। वो कैसे कि ब्रिटिश यहाँ ज़बरदस्ती किसानों को फोर्स करते थे कि आप हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए आप मतलब प्लांटेशन में इंडिगो की खेती करें, आपको बाकी क्रॉप्स की खेती नहीं करना, सिर्फ यही करना है। तो इस अगेंस्ट ऑपरेसिव लॉ मतलब सिस्टम के खिलाफ उन्होंने यहाँ पे सत्याग्रह लॉन्च किया और वो सक्सेसफुल रहा। फिर वो 1917 में खेड़ा यानी गुजरात गए, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। वहाँ पे क्रॉप फेलियर था और प्लेग बीमारी फैली हुई थी। लेकिन आपको हम अभी बताया कि ब्रिटिश जो थे वो किसी भी कीमत पे टैक्स में कोई रिलैक्सेशन का काम नहीं करते थे। आपका अनाज हो ना हो, आपको टैक्स देना है किसी भी कीमत पे। तो वहाँ पे बहुत बुरा स्थिति था, उनके क्रॉप्स फेलियर हो गए थे उस साल और वो ज़बरदस्ती जो थे ब्रिटिश वो कह रहे थे कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके खिलाफ, ठीक है, वहाँ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गांधी जी ने दूसरा अपना सत्याग्रह का आइडिया वहाँ लॉन्च किया और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। ठीक है, वहाँ भी सक्सेसफुल हो गया। फिर वो 1918 में वहीं पे गुजरात में ही अहमदाबाद में जो मिल वर्कर थे उनकी स्थिति के लिए फिर तीसरी बार जो है उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया। यानी एक लगातार सीरीज से एक साल के अंतराल में उन्होंने 3 सत्याग्रह कर लिए। 16 में, 17 में, 18 में। 16 में वो बिहार के चंपारण में किए सत्याग्रह, 17 में वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में किए और 18 में ऑर्गेनाइजेशन मतलब अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ था वहाँ जो मिल वर्कर थे उनकी स्थिति बहुत बुरी थी। वजह ये था कि उनसे वेजेस बहुत कम थे और उनका वर्किंग आवर जो था वो बहुत ज़्यादा था, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे ऐसे वर्किंग आवर होते थे और वेजेस बहुत कम होते थे, तो उनकी स्थिति भी बहुत ख़राब थी। तो वहाँ पे जाके उन्होंने तीसरा अपना सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया था और वो भी सक्सेसफुल रहा। ठीक है, अब ये 3 हो गए। तो हमने कितना टॉपिक आज कवर किया? आज हमने टॉपिक कवर किया इंट्रोडक्शन, ठीक है, इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इमर्जेंस ऑफ गांधी। तो ये 3 टॉपिक आज कवर हुए। ठीक है, आज का क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। इसको बनाना है, होमवर्क हम आपको दे रहे हैं, आप उसको बना के आप देखें कि कितना सही है कितना गलत है। तो आज इतना ही, बाकी का कल हम लोग स्टार्ट करेंगे रॉलेट एक्ट। ठीक है, कल स्टार्ट होगा रॉलेट एक्ट 1919 में। 18 तक तो आप पढ़ लिए कि ऑर्गेनाइजेशन हुआ, मतलब उन्होंने सत्याग्रह आइडिया जो था वो लॉन्च किया था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तब तक के लिए धन्यवाद, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।